morning to all of you. Our today's topic of discussion is evolution, means विकास. So, जैसा कि हम थोड़ा बहुत इस टॉपिक के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, विकास इज जब से ये अर्थ बनी उसके बाद से जब से उस अर्थ से ह्यूमन डेवलप हुए वहां से लेके अभी तक की, मीन्स जब से अर्थ बनी है तब से अभी तक की कंप्लीट स्टोरी वही कहलाती है एवोल्यूशन, यानी कि विकास. राइट. तो सबसे पहली बात इसमें यह आती है कि हमारी अर्थ कैसे डेवलप हुई. हमारी अर्थ के लिए कहा जाता है कि ये किसी एक, जो इसके लिए सबसे ज्यादा मानी गई हुई थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी. और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि एक बहुत बड़ा बैंग हुआ, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, महाविस्फोट कहते हैं बिग बैंग को हिंदी में. सो एक बहुत बड़ा बैंग यानी कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ. उस जो बैंग था उस विस्फोट के कारण एक पूरा मास जो था वो अपने जो भी इनका एक पैटर्नल प्लेनेट था उससे वो अलग हो गया एंड वो उसने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया. और उसी से हमारा पूरा का पूरा जो हमारी गैलेक्सी कहलाती है मिल्की वे, वो कंप्लीट गैलेक्सी, उसमें जितने भी हमारे स्टार्स हों, हमारे प्लैनेट्स हों, सारे के सारे उसी बिग बैंग से बने हुए हैं. और उसी बिग बैंग के अकॉर्डिंग बनी हुई है हमारी अर्थ. राइट. सो अर्थ जब बनी, सिंपल सी बात है, अगर वो किसी और प्लैनेट का एक पार्ट थी और वहां से बैंग के थ्रू अलग हुई है तो स्टार्टिंग कंडीशन और आज की कंडीशन एक नहीं हो सकती. सिंपल मीनिंग, उस समय की कंडीशन अलग होंगी, आज की कंडीशन कंप्लीटली डिफरेंट होगी. तो हाँ, ऐसा ही कुछ था. जितना भी अभी तक की साइंटिफिक रिसर्चेस हुई हैं उसके अकॉर्डिंग यही था कि एक जो स्टार्टिंग की हमारी जो प्रिमिटिव अर्थ थी, जो सबसे पुरानी हमारी अर्थ थी, वो हमारी आज की अर्थ से कंप्लीटली डिफरेंट थी. उसमें और हमारी आज की अर्थ में कोई सिमिलैरिटी नहीं थी. रीजन बिहाइंड, सबसे पहला रीजन ये था कि ये वो इन्वायरमेंट था जिसमें कि ऑक्सीजन थी ही नहीं. उस समय की अर्थ में ऑक्सीजन नहीं थी और टेम्परेचर बहुत हाई था. क्योंकि वो एक किसी, आप ये सोचिए कि जैसे हम आज की डेट में हम सन को कहते हैं कि उसका टेम्परेचर बहुत हाई है. कभी के टाइम पे जब अर्थ एक प्लेनेट से अलग हुई है तो उस समय अर्थ का भी ऐसा ही था कि टेम्परेचर बहुत हाई था, ऑक्सीजन बिल्कुल प्रेजेंट नहीं थी. बट धीरे धीरे उसके बाद ये रहा कि जो यूवी रेज है, उन यूवी रेज, वो यूवी रेज जो सन की यूवी रेज हैं, वो ये जो ये सो कॉल्ड अर्थ बन रही थी, इस अर्थ में जितना भी वाटर था, पानी वाला जितना कंटेंट था, ये यूवी रेज उस पर पड़ी. तो उसके कारण क्या हुआ कि जो वाटर था ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. याद रखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि ऑक्सीजन एनवायरमेंट में नहीं थी. जी, मैं अभी भी यही कह रही हूँ, ऑक्सीजन एनवायरमेंट में नहीं थी. क्यों? क्योंकि जितनी भी ऑक्सीजन, इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से जो भी ऑक्सीजन अलग होती थी, ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती थी. ठीक है. तो फ्री ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी. लेकिन क्या मिलता था उस टाइम की गैसेस कौन कौन सी प्रेजेंट थी? पहली गैस उसमें थी हमारी अमोनिया. ठीक. सेकेंड वन थी मीथेन. थर्ड वन हो गया आपका जो हाइड्रोजन गैस थी, और फोर्थ वन वॉज वाटर वेपर, जैसा कि साइंटिस्ट कहते हैं. ठीक है. ये चार चीजें ही थी जो कि हमारे प्रिमिटिव इन्वायरमेंट में थी. अब इस इन्वायरमेंट से हमारी आज की अर्थ इवेल्युएट कैसे हुई, यही है हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन. और इसी चीज को हम इस पूरे लेसन में उससे रिलेटेड चीजें ही पढ़ेंगे. राइट. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टर्म से कि बिग बैंग थ्योरी आ गई. उसके बाद कुछ टर्म्स आए, कुछ ऐसे अलग अलग थ्योरी साइंटिस्ट ने दी जो उनके अकॉर्डिंग सही थी. राइट. तो इसमें सबसे पहली जो एक थ्योरी आती है आज के अकॉर्डिंग, वो बहुत फनी लगती है, बट हो सकता है किसी टाइम पे जब उसे सर्च किया गया तो उस समय उन लोगों को यही सच लगता होगा. तो उसे कहते हैं एबायोजेनेसिस की थ्योरी. राइट. एबायोजेनेसिस की थ्योरी, इसको दिया था हमारा एरिस्टोटल. एक बहुत बड़े, आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, हिंदी में अरस्तु बोलते हैं इनको. एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट भी थे, वो फिलोसफर भी थे. तो उन्होंने ये थ्योरी दी थी सबसे पहले, दैट इज एबायोजेनेसिस की थ्योरी. यानी कि इसमें क्या होता था, जहां पर एक नॉन लिविंग यानी कि अजीव कोई लाइफ है, उससे एक नई लाइफ, एक नई वो स्टार्ट हो रही है. राइट. तो एबायोजेनेसिस की थ्योरी दी थी आपकी एरिस्टोटल ने. इसके अकॉर्डिंग वो कहते थे कि जो लाइफ है वो किसी भी चीज से स्टार्ट हो सकती है. लाइक उनका कहना था कि आप मड से, कीचड़ से, वो लाइफ उनका मानते थे कि कीचड़ में से जिंदगी शुरू हुई. या सेकंड वन कहते हैं हम अगर कि उसके अलावा जो भूसी होती है, जो गेहूं के भूसी निकलती है, उससे उनका कहना था स्टार्ट हो सकती है लाइफ. लकड़ी के बुरादे से हो सकता है, या ऐसी कितनी भी चीजें जो उनको लगता था कि इन सबसे, ये है तो नॉन लिविंग थिंग्स, बट इससे लाइफ स्टार्ट हो सकती है. तो यही थी थ्योरी, एबायोजेनेसिस की थ्योरी दी थी. इसे किसने दिया था? इसे दिया था एरिस्टोटल ने. राइट. अब
एरिस्टोटल ने जब ये थ्योरी दी, इसके साथ में ही एक और जो थ्योरी आई थी वो कहलाती है पेनिस्पर्मिया की थ्योरी, यानी कि सर्व बीजाणु की थ्योरी। ठीक है, हिंदी में इसे सर्व बीजाणु कहते हैं, इंग्लिश में पेनिस्पर्मिया कहते हैं। तो पेनिस्पर्मिया या सर्व बीजाणु की थ्योरी ये मानती थी कि ओके, हमारी अर्थ में तो उस समय लाइफ नहीं थी, लेकिन उनका कहना था कि किसी और प्लेनेट में कहीं और लाइफ है, वहां से उन लाइफ के स्पोर्स, सो कॉल्ड स्पोर्स जो थे, वो स्पोर उस प्लेनेट से हमारे प्लेनेट में आते हैं और वहां पर आके वो क्या कर रहे हैं, एक नई लाइफ को स्टार्ट कर दे रहे हैं। राइट, ये हो गई आपकी पेनिस्पर्मिया की थ्योरी, यानी कि सर्व बीजाणु की थ्योरी। राइट, अब नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि जब ये दो थ्योरीज आई तो उसके बाद ऐसी क्या चीज थी जिसने इन थ्योरीज को गलत प्रूफ किया। तो इसमें इसके साइड में जो सबसे पहला अटेम्प्ट किया था वो किया था लुईस पाश्चर ने। ठीक, तो लुईस पाश्चर एक साइंटिस्ट थे और स्पेशली उनका माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ज्यादा उनका इंटरेस्ट था। इसी रीजन से उन्होंने क्या किया कि जो अभी तक एबायोजेनेसिस की थ्योरी चली आ रही थी, स्पेशली वो इसके अपोजिट थे, तो उन्होंने इस थ्योरी को गलत प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। राइट, सो इस एक्सपेरिमेंट में लुईस पाश्चर ने एक फ्लास्क लिया, जो हम नॉर्मल लेबोरेटरीज में भी जैसे फ्लास्क देखते हैं बोरोसिल के, ऐसा एक फ्लास्क लिया। एंड इस फ्लास्क में इन्होंने एक नॉन स्टेरिलाइज्ड, मतलब कि एक ऐसा मटेरियल लिया जिसको इन्होंने बहुत हीट देके या किसी भी टाइप से उसे स्टेरिलाइज या जीवाणु विहीन नहीं किया था। ऐसा एक मिक्सचर लिया और उस मिक्सचर को इस जो इनका फ्लास्क था उसमें उन्होंने डाल दिया। फ्लास्क में डालने के बाद इन्होंने इस फ्लास्क का जो नेक थी उसको स्वान नेक बना दिया। स्वान नेक मीन्स जो हंस होता है, हंस की ऐसी गर्दन होती है ना, तो दिस वे उसने उस टाइप में उसे खींच के लंबा कर दिया और जब इन्होंने इस शेप में पहुंचा दिया, अब इसके बाद इन्होंने इसे स्टेरिलाइज कर दिया। ये कंप्लीट यहां से करने के बाद इसे यहां से क्लोज कर दिया एंड यहाँ पर अब इसे स्टेरिलाइज कर दिया। स्टेरिलाइज करने के बाद ऐसे दो फ्लास्क इन्होंने बनाए। स्टेरिलाइज करने के बाद कुछ टाइम बाद सेम चीज को आधे फ्लास्क में से तो इन्होंने क्या किया कि ये जो नेक थी ये तोड़ दी, जबकि आधे में ये रहने दी। तो इसका रिजल्टेंट ये निकला कि वो स्टेरिलाइज्ड मिक्सचर जो कि स्वान नेक वाला था उसमें कोई भी एल्गी फंजाई कुछ भी ग्रो नहीं हुआ, जबकि जिसकी उन्होंने स्वान नेक को उन्होंने बाद में रप्चर कर दिया था, तोड़ दिया था, उसमें उनको नए माइक्रोब्स जो थे वो उगते हुए दिखे। ठीक है, तो इससे उन्होंने ये डिसाइड करा, उससे उन्होंने ये प्रूव किया कि जो भी लाइफ ओरिजिनेट हो रही है वो केवल किसी लिविंग थिंग से हो रही है। रीजन भी है कि यहाँ पर क्या किया था, ऑल्दो वो पहले स्टेरिलाइज था, पहले उन्होंने मिक्सचर को स्टेरिलाइज कर दिया था, लेकिन बाद में जब उन्होंने इसकी नेक को ब्रोक कर दिया, तोड़ दिया, तो उसके बाद क्या हुआ, जितने भी माइक्रोब्स हमारे एयर में होते हैं उनमें से वो माइक्रोब्स होते हैं वो उस मिक्सचर में चले गए और वहां जाके उन्होंने अपने को ग्रो किया। इसके कारण ही जो हमें जो जिसकी नेक हमने तोड़ रखी थी वो वाले में आपको नए माइक्रोब्स जो थे वो आपको ग्रो करते हुए दिखे। ठीक है, इसी के थ्रू फिर उन्होंने जो एरिस्टोटल की एबायोजेनेसिस की थ्योरी थी इसको कैंसिल किया। राइट, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। तो ओपेरॉन एक साइंटिस्ट थे। ओपेरॉन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नई जो थ्योरी दी हमारी अर्थ की लाइफ स्टार्ट होने से रिलेटेड। उस थ्योरी में उन्होंने ये कहा कि जो भी हमारी लाइफ है, हमारी अर्थ है, वो कैसे स्टार्ट हुई। उसके लिए उन्होंने पहली चीज ये बताई कि जो हमारी पहले अर्थ थी उसका टेम्परेचर बहुत हाई था। दूसरा उन्होंने ये बताया कि उस टाइम पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी, रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था। तीसरा उन्होंने कहा कि वॉल्केनिक इरप्शंस यानी कि ज्वालामुखी बहुत जगह बनते थे और फटते थे, इसके कारण वहां पर क्या था, बहुत ही हाई टेम्परेचर लगातार रह रहा था। फोर्थ उन्होंने कहा कि क्योंकि बारिश भी हो रही थी और सेम टाइम पे क्या होता था, थंडरस्टॉर्म्स यानी कि बिजलियां चमकती थी। ठीक, ये चार चीजें होती थी और इसके बाद जाके उन्होंने बोला कि तब हमारी जो भी ये गैसेस प्रेजेंट थी और इन नॉन लिविंग थिंग से धीरे धीरे लाइफ का ओरिजिनेट हुआ है। तो अब उन्होंने तो ये बात बोल दी, लेकिन जो इस चीज को फिर क्या करना था, प्रूफ भी तो करना था। अगर हम इसे प्रूफ नहीं करते तो केवल एक थ्योरी तो थ्योरी ही रह जाती। तो स्टैनली मिलर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक सेम चीज पे एक एक्सपेरिमेंट किया। मिलर एंड यूरे ने ये एक्सपेरिमेंट किया था ओपेरॉन एंड हेल्डन की थ्योरी को सही प्रूफ करने के लिए। इसमें इन्होंने क्या किया, दो फ्लास्क लिए, उन्हें आपस में जोड़ा। एक फ्लास्क में उन्होंने वाटर लिया और उसे हाई फ्लेम पे रख दिया। राइट, ये फ्लास्क दूसरे फ्लास्क से जुड़ा था और इस फ्लास्क में ऊपर को जाके एक वैक्यूम क्रिएट करने के लिए उन्होंने डिवाइस लगा रखी थी। देन ये जाता था सेकंड फ्लास्क में जहां पर दो इलेक्ट्रोड थे, प्लस मीथेन था, अमोनिया थी, हाइड्रोजन था, प्लस उसके साथ में जो वाटर वेपर जा रही है वो था।
राइट। इसके नीचे इन्होंने कंडेंसर लगा रखा था सो दैट की जो बाद की कंडीशन थी अर्थ की कि अब ठंडी होने लग गई अर्थ वाली कंडीशन को दिखाने के लिए कंडेंसर लगा रखा था एंड लास्ट में एक नॉब लगा था। तो कई वीक्स तक सेम एक्सपेरिमेंट को ये चलाए रखे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब लास्ट में इन्होंने इसका रिजल्ट देखा तो इन्हें इस रिजल्ट में सबसे पहली चीज जो मिली थी वो मिली थी इन्हें अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड मिले। अमाइनो एसिड क्या होते हैं? वो होते हैं हमारी जितना भी प्रोटीन्स होती हैं उन प्रोटीन्स की बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं अमाइनो एसिड, राइट। और सिमिलर एक्सपेरिमेंट में जहां पर हम कह रहे हैं कि मिलर को और यूरे को अमाइनो एसिड मिले, वहां पर ही सेम एक्सपेरिमेंट को करने पर जो बाकी साइंटिस्ट थे उनको नाइट्रोजिनस बेसेस वगैरह, शुगर्स, ये सारी चीजें भी मिली थी, राइट। तो और उसके साथ में कुछ कलर पिगमेंट्स वगैरह भी मिले थे। सो अब इसका क्या मीनिंग हुआ? हमने कहा सबसे पहले उनको मिले थे अमाइनो एसिड मिले थे, सिंपल शुगर मिली है एंड साथ में क्या मिले हैं? नाइट्रोजिनस बेसेस मिले हैं, ठीक। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? अब हम इसका अगर एक मीनिंग बनाए तो अमाइनो एसिड बनाता है प्रोटीन कोड, हमें पता चल गया। सिंपल शुगर जो होती है वो डीएनए की बैकबोन भी बनाती हैं। हम आपने डीएनए के स्ट्रक्चर जब भी 11th में बनाया होगा तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनाते हैं हम दिस वे, इसको हम कहते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। तो सेम वे में जो सिंपल शुगर थी उन्होंने क्या करा रखा होगा कि जो जेनेटिक मटेरियल तैयार हो रहा है उसका बैकबोन बनाने का काम किया होगा। थर्ड वन इज जो हमें इसमें क्या मिले थे? नाइट्रोजिनस बेसिस मिले थे। उन नाइट्रोजिनस बेसिस के कारण ही जो भी जेनेटिक मटेरियल तैयार हुआ वो तैयार हुआ था। तो इन नाइट्रोजिनस बेसिस की स्पेशलिटी ये थी कि इसमें 4 नाइट्रोजिनस बेसिस मिले थे। पहला था एडेनिन, दूसरा था आपका यूरेसिल, तीसरा था थायमिन और चौथा था साइटोसिन, ठीक है। ये चारों मिले थे। अब यूरेसिल के मिलने का मीनिंग क्या हुआ? यूरेसिल अगर कहीं पर मिल रहा है इट मीन्स कि वहां पर का जेनेटिक मटेरियल क्या बन सकता है? आरएनए बन सकता है, डीएनए नहीं बन सकता क्योंकि डीएनए के लिए ग्वानिन चाहिए होता है, राइट। तो एडेनिन, यूरेसिल, थायमिन और साइटोसिन मिलने का मीनिंग ही यह हो गया कि जो हमारा पहला जेनेटिक मटेरियल तैयार हुआ था वो एक आरएनए था, डीएनए नहीं था, वो क्या था? एक आरएनए बना, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर यह प्रूफ हो गया कि जो अर्थ बनी है उस अर्थ में बेसिक क्या चीज रही होगी, सबसे पहले जो सेल बनी वो क्या रही होगी। और धीरे धीरे क्या हुआ? अब इसके आगे की स्टोरी अगेन हम ओपेन और हेल्डेन के कॉन्सेप्ट से लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ होगा कि पहले ये जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे अलग अलग सेल्स बनी एंड उसके बाद क्योंकि प्रोटीन को सबके बाहर से है तो इन्होंने क्या किया? एक जगह पे इकट्ठा होना स्टार्ट किया। जो भी इनका सी सरफेस थी, जो भी वाटर बॉडीज की इनकी सरफेस थी उसके किनारे पे इन्होंने धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू किया और यहां से इवेल्युएट हुए हैं ये आगे को फर्दर धीरे धीरे। फिर यहाँ से डीएनए बाद में जाके धीरे धीरे डीएनए बना एंड देन उसके बाद जितने भी हम इवोल्यूशन आज तक पढ़ रहे हैं वो सारे हुए, राइट। ओके ना, इसके बाद में अभी तक जो हमने मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट देख लिया उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग आती है कि ठीक है लाइफ बनी कैसे, यहाँ पर तक का हमको समझ में आ गया। अब इसके बाद आगे की बात होती है कि लाइफ बनी बट पुरानी स्पीशीज जो प्रिमिटिव स्पीशीज थी और हमें जो ये डिफरेंस है ये कहाँ से आया और इसके पीछे क्या क्या थ्योरीज हो सकती हैं। सो इसमें जो सबसे पहली थ्योरी दी थी वो दी थी लेमार्क ने। लेमार्क भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने थ्योरी दी थी और उनकी थ्योरी ये कहती थी कि यूज और मिसयूज पे थी। मतलब कोई भी हमारा बॉडी पार्ट है उसका हम कितना यूज कर रहे हैं या कितना नहीं यूज कर रहे हैं इसके बेस पे ही क्या हुआ है हम अपने पुरानी जितनी भी स्पीशीज से उससे हम ओरिजिनेट हुए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल उन्होंने जिराफ का एग्जांपल लेके ये बोला था कि क्या हुआ बहुत ढेर सारे हमारे जो पुराना प्रिमिटिव इन्वायरमेंट था उसमें जिराफ बहुत ज्यादा थे। उनमें से जो जिराफ थे पुराने उनकी गर्दन छोटी हुआ करती थी, उनका कहना था। बट क्या धीरे धीरे क्योंकि नीचे की सारी जितनी भी वेजिटेशन थी वो सब खत्म हो गई तो जिराफ को ऊंची गर्दन करके मतलब उचक उचक के कोई चीज खानी पड़ती थी। उसके कारण धीरे धीरे क्या हुआ वो गर्दन उनकी खींचती गई और वो लंबी हो गई और वो आज के जिराफ बन गए, ये कहना था लेमार्क का। बट इसमें बहुत से ऐसी पॉइंट्स थे जिनके बेस पे ये कहा जा सकता था कि ये पॉसिबल नहीं है, राइट। लाइक कि खिसते खिसते लंबी हुई तो वो जेनेटिक में कैसे आ गई, जेनेटिक मटेरियल में हमारे वो कैसे पहुंच गया वो सेम चीज। सो उसके बाद जो सेकंड थ्योरी आई थी वो आई थी डार्विन की। डार्विन की थ्योरी 2 मेन पॉइंट्स पे फोकस करती है। फर्स्ट पॉइंट कहलाता है नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और दूसरा हो गया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेचुरल सिलेक्शन को हिंदी में कहा जाता है प्राकृतिक वर्ण और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी कि योग्यतम की उत्तरजीविता। अब प्राकृतिक वर्ण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी ये कहती है कि जो भी जितने भी ऑर्गेनिज्म एक नेचर में हम रह रहे हैं इनमें से नेचर भी खुद क्या करती है वो
खुद अपनी ओर से टेस्ट लेके उनमें से बेस्ट को सिलेक्ट करके आगे के लिए रखती है। लाइक जितने भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस होते हैं उनको जो झेल के आगे को जाते जाता है उसको मतलब यानी कि उन्हें क्या कर रखा है, नेचर ने सिलेक्ट कर रखा है आगे बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए। तो ये हो गया नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी। दूसरा होता है इसमें आता है जो आपका, वो होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी ये कहती है कि इस अर्थ में, हमारे नेचर में केवल वो ही लोग सर्वाइव कर सकते हैं जो कि सबसे ज्यादा फिट रहेंगे। फिट कैसे रहेंगे? लाइक जो कि अपने को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढालते जाएंगे और चेंज करते जाएंगे। जैसे कि बहुत छोटे से एग्जांपल इसमें लिए जाते हैं। मैं आपको नेचुरल जो हमारे आसपास में हो रहे एग्जांपल्स हैं उनमें से एग्जांपल दे रही हूँ। फर्स्ट एग्जांपल इज, पहले से सबने सुना होगा कि मच्छर किसी एक स्पेसिफिक सीजन में होते थे। लाइक जब रेनी सीजन होता था, आपको जो मॉस्किटोज हैं, मच्छर हैं, आपको केवल उस सीजन में दिखाई देते थे, बाकी सीजन में मच्छर नहीं होते थे। ये पहले था। बट आज के टाइम पे आप देखेंगे, आप किसी भी सीजन में देखें आपको मच्छर जरूर दिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि उन्हीं मच्छरों में से जो इनकी पुरानी स्पीशीज थी, जो केवल एक रेनी सीजन पे ही सबसे ज्यादा डेवलप होती थी, बाकी सीजन पे वो धीरे धीरे कम होते होते खत्म हो जाती थी, केवल एग लेकर रहती थी, जो कि क्या करते थे, नेक्स्ट जब रेनी सीजन आता था उसी टाइम पे वो सबसे मैक्सिमम नंबर में नजर आते थे। बट क्योंकि उन्हें इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना था, और क्या होता था, जितना भी रेनी सीजन जिस समय आता है उस समय क्या रहता था कि जितने भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह डाल दिए गए और उसके कारण वो मॉस्किटोज जो है वो मर जाते थे। तो अब उन्हीं जो जितनी स्पीशीज जिनको कि मारने के लिए उतने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डाले गए थे, उनको झेल के भी जो मच्छर जिंदा रह गए वो आज आपको हर टेम्परेचर, हर क्लाइमेट में आपको दिख जा रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया, अपने को इस इन्वायरमेंट में बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने को इतना एडप्ट करा दिया कि आप उसे किसी भी टेम्परेचर पे रख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इसका होता है कॉकरोच। कॉकरोच का पहले से ये कहा जाता था कि कॉकरोच ठंडे जो वो होता है, कोई भी क्लाइमेट जहां पर ठंड है वहां पर वो नहीं पनप सकते। लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखें तो फ्रिज के अंदर से भी कॉकरोच नजर आ जाते हैं। वो इतने ठंडे इन्वायरमेंट में जाते हैं, आप हिली एरिया में चले जाइए वहां भी आपको कॉकरोच दिख जाएंगे। कैसे? अगेन द सेम थिंग कि जितने भी प्लेन एरिया थे वहां पर लोगों ने क्या किया कि वहां बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज किए। उन्होंने उसके अकॉर्डिंग अपने को ढालना शुरू कर दिया। उनमें से मान लीजिए 10 भी थे, 10 में से 2 बचे, तो उन 2 ने क्या का मीनिंग क्या होगा कि वो 2 उन इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के लिए क्या हो चुके हैं, अब उन पर उन चीजों का असर नहीं पड़ेगा। राइट? तो यही चीज ये इन्होंने आगे जाके क्या कर दिया, अपने को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी ढाल लिया कि कोई भी टेम्परेचर पे आप इन्हें रख दें, ये अपने को सर्वाइव करा लेते हैं। तो यही है आपकी कौन सी थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी। राइट? तो ये 2 थ्योरीज हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। अभी तक हमने कहा कि इवोल्यूशन हो रहा है, हमने चले डार्विन भी मान लिया, लैमार्क को हमने कहा कि हाँ उनके उसमें ये गलत था। डार्विन को हमने सही इसलिए कहा क्योंकि डार्विन ने साथ में एक चीज कही थी कि जो भी ये चाहे आप नेचुरल सिलेक्शन कह रहे हैं, चाहे आप कह रहे हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये इनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में चला जा रहा है। मतलब तब वो उनकी क्या हो रही है, उनकी प्रोजेनी भी उन्हीं क्वालिटीज को लेके ही पैदा हो रही है। इसलिए डार्विन की थ्योरी जो है वो ज्यादा मानी गई। राइट? अब जब हम बात कर रहे हैं एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन की, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन अगर हम देखें, हमने अपने आसपास में हर जगह देख रखे हैं। सबसे बड़े जो एविडेंस होते हैं इवोल्यूशन के, जो सबसे इजीली नजर भी आ जा रहे हैं, और हाँ हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड, लाइक सारी स्पीशीज जो है कहीं ना कहीं पर उनका एक ही ओरिजिनल स्पीशीज रही होगी, उसी से आगे को हम बढ़े हैं, अलग अलग डायरेक्शन में गए हैं। तो उसके लिए जो सबसे पहला एग्जाम्पल रहता है वो होता है फोर लिम्स, यानी कि हमारे ह्यूमन के अगर हम कहें हाथ, और इसके साथ में जितने भी हमारे ये बर्ड्स वगैरह होती हैं, इनके फोर लिम्ब यानी इनके जो पंख होते हैं, वो इन सब में सिमिलरिटी क्या है, और इवन जितने भी टाइगर वगैरह होते हैं इनके भी जो फोर लिम्स होते हैं वो उनमें सिमिलरिटी क्या होती है। इनमें सिमिलरिटी है इनके इंटरनल स्ट्रक्चर के लेवल पे। राइट? इंटरनल स्ट्रक्चर के लेवल पे मीन्स कि हमने 11th में बोन्स का सारा स्ट्रक्चर पढ़ा है। ठीक है? रेडियस, अल्ना, ये सारी चीजें हमने पढ़ेगा, फेलेंजेस आएंगे, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ये सारी चीज पढ़ी हैं। तो हमने ये देखा था कि हैंड में वो स्ट्रक्चर आ रहा था जहां पर कि हमें रेडियस, अल्ना से लेके पूरा फेलेंजेस तक सारा हैंड का स्ट्रक्चर देख रहे थे। तो यही जो बोन का स्ट्रक्चर है वो ह्यूमन में भी बोन का स्ट्रक्चर यही है, प्लस जो बर्ड की विंग्स हैं उनमें भी यही है, जो टाइगर है या इवन जो डॉग है इनके जो फोर लिम्स है उनका स्ट्रक्चर भी सेम है। राइट? जबकि अब देखिए, ये हम कह रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन काम हर कोई अलग अलग कर रहा है।
हम ह्यूमन हाथ से क्या कर रहे हैं, कुछ पकड़ने का, लिखने पढ़ने से रिलेटेड ये काम हम लिखने से पकड़ने से ऐसे वाले काम कर रहे हैं, राइट। अब अगर हम बर्ड्स को देखें, बर्ड्स क्या कर रही हैं अपने फोर लिम्ब से, वो उड़ने का काम कर रही हैं, राइट। उसके बाद अगर हम थर्ड में देखें, जितने भी ये कार्निवोरस हैं वो क्या करते हैं, वो उनसे अपने जो भी इनका प्रे होता है उसे पकड़ते हैं एंड उसके बाद वो पकड़ने का काम मेनली उससे कर रहे होते हैं। काम सब अलग अलग कर रहे हैं, ओरिजिन सबका एक है। तो जब इस टाइप की किसी हम स्पीशीज को देखते हैं तो इसी को कहा जाता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, यानी कि अपसारी विकास। ठीक है। अब ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्यों है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर एक है लेकिन वर्क जो हम लोग को नजर आ रहा है वो वर्क सबका अलग अलग है, ये अलग अलग कैटेगरीज में बढ़ गए हैं, इसलिए ये हो गया डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है। और जितने भी जो भी ऑर्गन्स हैं, मींस बर्ड के विंग्स हो गए, हमारे हैंड हो गए, और जो भी कार्निवोरस हैं उनके जो फोर लिम्स हो गए, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे कहलाते हैं होमोलोगस, यानी कि समजातीय। ओके, ये होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, मींस हमारा ओरिजिन सेम है लेकिन क्या हो रहा है, हम वर्क अलग अलग कर रहे हैं, बट क्योंकि ओरिजिन सेम है इसलिए हम इसे होमोलोगस या समजातीय कहते हैं, राइट। दूसरा जो इवोल्यूशन का एविडेंस है वो कहलाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यानी कि अभिसारी विकास। अब इसमें क्या होता है, अभिसारी विकास या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में ये है कि इनमें जो बाहर से दिखने की इनकी जो मॉर्फोलॉजी होगी, जो उनका बाहर का आउटर स्ट्रक्चर होगा वो आपको बिल्कुल सेम नजर आ रहा होगा, बट ओरिजिनली अगर हम उनका इंटरनली हम देखें कि उनका स्ट्रक्चर सेम है या नहीं तो बिल्कुल सेम नहीं होगा। लाइक अगर हम सबसे इजी एग्जांपल हमारे लिए विंग्स में ही रहेगा, हम कह रहे हैं कि विंग्स हमने बर्ड के भी ले लिया, विंग्स हमने एक बटरफ्लाई के भी ले लिया, दोनों सेम काम कर रहे हैं, दोनों उड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि क्या इनका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, तो नहीं, ये बिल्कुल सेम नहीं है। ये काम सेम कर रहे हैं बट इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो इस टाइप का जो इवोल्यूशन होता है उसे हम कह रहे हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और इस टाइप के जो ऑर्गन होते हैं वो कहलाते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। ठीक है। तो अभी के लिए हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली, हमने इवोल्यूशन के दो एविडेंस देख लिए, डार्विन की थ्योरी, लेमार्क की थ्योरी देख ली, प्लस साथ में जितने भी एबायोजेनेसिस से लेके स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट और लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट तक देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका आगे का कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कंटिन्यू रीडिंग। थैंक यू।